हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज से हम अपनी केवीएस और एनवीएस की जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये जो है पहली क्लास होने वाली है। और ये हमारी जो क्लास रहने वाली है ये कंप्यूटर की क्लास रहने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये हम जो है कौन सी बुक से करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये सचिन सर की बुक है, सचिन एकेडमी की, जो बहुत ही जो है ट्रस्टेड टीचर हैं आपके, इसीलिए मैंने इनकी बुक उठाई है ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे कि जो है इधर उधर से कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसका जो सिलेबस होने वाला है केवीएस से एनबीएस टीयर 1 का, इसमें दो टीयर में पेपर होने वाले हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए प्री और मेंस होने वाला है। तो टीयर 1 के लिए सभी का सिलेबस सेम है, चाहे वो प्राइमरी हो या जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब के लिए जो है टीयर 1 का एग्ज़ाम जो है सेम होने वाला है। तो इसी लिए हम जो है चाहे आप किसी पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हो टीजीटी में, आप जो है इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान से सवाल कंप्यूटर के रहने वाले हैं, तो आप सभी लोग टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल आसानी से हम छोटे और बड़े सेशन के माध्यम से आपका हम एग्ज़ाम से पहले ही सब सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म करवा देंगे। अब देखिए, इसमें क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब देखिए, सभी लोग का मानना है कि सचिन सर की बुक, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि उनकी बुक से करवा दिया जाए, तो इसीलिए हमने इनकी बुक को उठा लिया है और हम आपके लिए ये बुक लेकर आए हैं। तो इसको हम आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बार जो है सिलेबस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस पर नज़र डालेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने से पहले आप सभी को जो है सिलेबस का पता होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे भाई बहन जिनको सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन फिर भी हम एक नज़र जो है सिलेबस पर अपने डालेंगे। तो हम चलिए सबसे पहले टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है और फिर हमारी क्लासेस जो है ये आपकी शुरू होंगी। तो अगर हम केवीएस टीयर 1 पेपर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे पार्ट 1 में आपको जनरल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसके आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन जो आपका होने वाला है ये आपके 3 अंकों का होने वाला है। ठीक है, 3 अंक का होने वाला है, तो ये 60 अंक आप इसके आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, पार्ट 2 में आपका न्यूमेरिक एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके भी आपको 60 अंक मिलने वाले हैं। पार्ट 3 में जो हम अभी शुरू करने वाले हैं जिसकी क्लास ये बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होने वाली है, कंप्यूटर में आपकी साक्षरता देखी जाएगी और इसके भी आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 20 में से देखिए 60 नंबर इसके भी मिलेंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपके 3 अंक को कैरी करेगा, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो है पार्ट 4 देखिए, इसमें आपका जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज में आप सभी लोग जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो जनरल नॉलेज में आपकी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके लिए भी हम क्लास लेकर आएंगे जल्दी ही, और हो सकता है कि आज से ही क्लास इसकी भी स्टार्ट हो जाए। तो आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा और कहीं जाइएगा मत, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो इसके भी आपको 20 नंबर देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आपका जो है पार्ट 5 आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज कंपेटेंसी में। अब इसमें देखिए इंग्लिश रहेगी और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका जो है मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न जो इंडियन लैंग्वेज है, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर पूरा का पूरा आपका कितने पार्ट में डिवाइड होने वाला है, तो 6 पार्ट में आपका होने वाला है। और सभी के आपके जो है 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका 300 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और नंबर जो आपके रहेंगे ये आपके 300 नंबर के मार्क्स रहेंगे। तो अभी जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है, अभी जो हम क्लास करने वाले हैं ये हम जो है पार्ट 3 की करेंगे, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की। जल्द ही आपको जो है जनरल रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी की भी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। वैसे बहुत सारे लोग इसको पढ़ लिए होंगे पहले से ही। और इसका जो है सिलेबस, थोड़ा सा मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पार्टिकुलर और एक तरफ डिटेल दिया हुआ है, मतलब टोटल क्वेश्चन आपके कितने रहने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मार्क्स एज पर क्वेश्चन तो कितना मिलेगा, 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स जो है आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। इसके अलावा टोटल मार्क कितना होगा मैंने आपको बताया 300 नंबर का होगा। और निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1 नंबर आपके कट जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पर, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क जो है ये आपका कट जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 मार्क, 3 मार्क नहीं, एक देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होने वाला है 3 नंबर का होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपका जब मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग जो है वो 1 ही नंबर कटेंगे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और नेचर ऑफ एग्जाम जो है ये क्वालिफाइंग है, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे टीयर 2 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम टीयर 2 का सिलेबस देखें थोड़ा सा और एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देखें, देखिए
इसमें आपको सब्जेक्ट की नॉलेज से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट से रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप देना चाहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे 60 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। और फिर इसी सब्जेक्ट से आपके 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जो 40 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से इसका जो है टीयर 2 का स्ट्रक्चर होने वाला है। और इसमें अगर हम मार्किंग की बात करें तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको 60 नंबर मिलने वाले हैं और आपको जो है इसके आपको 40 नंबर आपके इसके मिलेंगे। ठीक है, 40 नंबर 10 क्वेश्चन के इसके मिल जाएंगे, तो ये आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसका भी निगेटिव मार्किंग आपका जो है 1 नंबर ही कटेगा। देखिए अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए इसमें आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, तो मार्क्स आपको मिलेंगे 1। ठीक है, ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर हम माइनस मार्किंग देखें, निगेटिव मार्किंग देखें तो 1/4 है। ठीक है, 0.25 है, मतलब 4 क्वेश्चन पर आपके 1 क्वेश्चन जो है वो कट जाएंगे। मतलब आपने 1 क्वेश्चन सही किया और आपने अगले 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ये आपके 1 नंबर, एक जो आपको 1 क्वेश्चन आपका सही मिला था, 3 अंक बने थे, ये आपके कट जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन पे। देखिए अब इसका नेचर ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है, ये मेरिट बेस होने वाला है। कैसे मेरिट बेस, कैसे, अब इसमें से ही मेरिट बनेगी और फिर आपका जो है चयन होगा नौकरी के लिए। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो अभी हम किसकी जो है क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो हम कंप्यूटर की क्लासेज आपकी शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं पुनः कहता हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपका प्यार जो है अच्छा मिलता है इस वीडियो को, पहली वीडियो हमारी तरफ से थोड़ी सी छोटी रहेगी और एक बार आपके सपोर्ट और प्यार के बाद आप ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो हम क्लासेस को शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, कंप्यूटर सेक्शन में आपको बहुत आसान आसान से सवाल देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है और थोड़ा सा जो है ध्यान देके इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। कंप्यूटर का जो है मूल कार्य क्या है, मतलब बेसिक फंक्शन आपका कंप्यूटर, ये आपको बताना है। तो देखिए इनपुट हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा और प्रोसेसिंग हो जाएगा। ये सभी जो है ये कंप्यूटर के जो है मूल कार्य आते हैं। ठीक है, जो बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का यही है, तो आपका डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर इनपुट के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण करता है और प्राप्त डेटा को सुरक्षित रखने हेतु और स्टोरेज में संग्रहित करता है। और इसके बाद जो है सीपीयू उस डेटा पर प्रोसेसिंग क्रियाएं करता है और प्रोसेसिंग पूर्ण होने के बाद जो है परिणाम को उपयोगकर्ता तक आउटपुट के रूप में पहुंचाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत शुरू से आप लोग इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। ये चारों चरण मिलकर जो है कंप्यूटर को एक पूर्ण कार्य सक्षम सूचना प्रसंस्करण प्रणाली बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं। कंप्यूटर के जो है मुख्य भाग कितने हैं ये आपको बताना है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन से, कंप्यूटर के जो है 6 मुख्य भाग हैं। 6 मुख्य भाग में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज और जो है कम्युनिकेशन डिवाइस, ये सभी जो है इसमें मिलकर जो है एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है, याद रखिएगा। सबसे मेन कौन सा होता है, तो सबसे मेन जो होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है और जो है किसी भी काम को जो है कंट्रोल और प्रोसेस करने के लिए आपको सीपीयू की ज़रूरत होती है। तो इसका जो है ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कंप्यूटर मुख्यतः सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे भागों से मिलकर बना होता है। और सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी नियंत्रण और प्रसंस्करण कार्य को संचालित करता है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए डेटा को जो है मशीन तक पहुँचाते हैं और आउटपुट डिवाइस संसाधित सूचना को उपयोग के लिए पठनीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। अब देखिए स्पीकर क्या है, स्पीकर पर जो है आप वॉइस सुनते हैं। ठीक है, वॉइस सुनते हैं तो ये वॉइस जो है ये अंदर से आ रही है, मतलब आउटपुट आ रहा है, आप सुन रहे हैं। और कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए कीबोर्ड है और कीबोर्ड के माध्यम से आप जो है डेटा प्रेस कर रहे हैं या कोई नाम लिख के, जैसे आप गूगल पर गए तो कीबोर्ड के ही माध्यम से तो आप कुछ सर्च करेंगे। अगर आपने सर्च किया कि केवीएस का जो है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, टीयर 1 का सिलेबस क्या है, तो ये आपने कीबोर्ड के माध्यम से क्या है, चाहे आप मोबाइल को कहें इनपुट हमने दिया, चाहे आप कंप्यूटर को कहें आपने इनपुट दिया, और जब डेटा प्रोसेस होकर आपकी स्क्रीन पर शो होता है तो वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि मॉनिटर पर जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से भी हम इनपुट कराते हैं। और स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका, आप हार्ड कॉपी लेते हैं आप प्रिंट करके, तो प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा जो है मेहनत करेंगे और थोड़ा सा जो है समझेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या इनपुट डिवाइस है और क्या जो है आउटपुट डिवाइस है। अब ये देखिए कंप्यूटर सिस्टम दिया गया है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये आपका स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन जो है जिसमें आप माइक कहते हैं जिसको शॉर्ट
शॉर्टकट में इससे हम जो है इनपुट देते हैं। तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। बाकी कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होगा, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है, और ये आपका जो CPU है ये इनपुट डिवाइस है। देखिए कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि यह केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। अब देखिए कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है कम्बिनेशन होता है, तो ये बिल्कुल कहना गलत हो जाएगा कि यह जो है केवल सॉफ्टवेयर का बना होता है। देखिए कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। ऐसा कहते हैं कि जो है कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, तो स्वयं नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। तो बी विकल्प ये सही जो है गलत हो जाएगा। कह रहा है कंप्यूटर केवल हार्डवेयर है। मैंने अभी आपसे बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से आपका एक जो है क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। तो डी विकल्प क्या कह रहा है, देखिए डी विकल्प कह रहा है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो बिल्कुल डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आप ऐसे भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो सबसे सटीक चीज़ें लिखी हुई है ये आपका डी विकल्प में ही लिखी गई हैं, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लिखा भी हुआ है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। संसाधित मतलब प्रोसेस करता है। कंप्यूटर न तो केवल हार्डवेयर से बनता है, ना ही केवल सॉफ्टवेयर से बनता है, या दोनों के संयोजन से कार्य करता है। यह स्वयं से जानकारी व्यवस्थित नहीं कर सकता बल्कि मानव निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। और कंप्यूटर का वास्तविक स्वरूप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का है जो विद्युत संकेतों के आधार पर कार्य को संपन्न करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, डेटा को संग्रहित करना, पुनः प्राप्त करना और संसाधित करना। अगला सवाल देखिए, चौथे नंबर का सवाल है। कह रहा है कि रा इनपुट को उपयोगी, रा इनपुट मतलब कच्चा जो डेटा है, रा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होता है ये आपको बताना है। देखिए आपने आंसर भी देख लिया होगा, मेरी गलती में छिपा देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। उसके बाद आपका जो है डेटा कहीं ना कहीं जाके टेम्पोररी जो है स्टोर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोसेस होगा और फिर आपका जो है ये आउटपुट होगा। फिर आप उसको कंट्रोल करेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका पहला विकल्प ही यहाँ पर सही हो जाएगा, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। तो ये हमारा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कच्चे इनपुट डेटा को सार्थक जानकारी में बदलने के लिए कंप्यूटर एक निश्चित मूल प्रक्रिया से गुजरता है। इसमें जो है इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट और कंट्रोल का पालन करना होता है कंप्यूटर को। इस क्रम के माध्यम से डेटा पहले ग्रहण किया जाता है, फिर अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है और तर्कपूर्ण तरीके से संसाधित किया जाता है। अंत में नियंत्रक इकाई पूरे संचालन को विन्यस्त करते हुए संसाधित परिणाम को आउटपुट के रूप में उपयोगकर्ता तक पहुँचाती है। अब देखिए कच्चा डेटा क्या होता है। अब देखिए अब मैंने कोई जानकारी लिख दी इधर उधर कुछ भी ऐसे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया, रा इनपुट डेटा हो गया। और जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, मतलब मान लीजिए मैंने 100 तक गिनती लिख दी और वो गिनती किसी क्रम में नहीं है, लेकिन जब कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करके आपको दिया तो वो एक क्रम में हो गई, चाहे वो सीक्वेंस में हो गई या जो है भाज्य संख्या में हो गई या भाज्य संख्या में हो गई, इवन ऑड हो गया, या ऐसे भी किसी भी रूप में जो है संग्रहित करके दे देता है जो पढ़ने योग्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसको जो है हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, डेटा जो होता है ये कच्चा इनपुट होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है ये पढ़ने लायक और समझने लायक होती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर सिस्टम की जो है मान्य विशेषताएं नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए बौद्धिक स्तर, अब देखिए विशेषताएं नहीं है आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपसे कह रहा है कि नहीं है। तो बौद्धिक स्तर, जवाबदेही, बहुउपयोगिता और कर्मठता, देखिए इनमें से सबसे सटीक जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे कि ये जो है, इसमें अगर कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं जो है ये बौद्धिक स्तर नहीं है, IQ और जो है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बाकी आपकी ये वर्साटिलिटी है, मतलब बहुउपयोगिता है, कई तरीके से आप इसका उपयोग करते हैं, और डिलीजेंस भी है, कर्मठता भी है, ये कभी थकता नहीं है, लगातार जो है ये काम करता रहता है। तो आपका पहला और दूसरा जो है यही आपका सही हो जाएगा, और पहला और दूसरा आपका डी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताओं में गति, शुद्धता, स्वचालन, बहुउपयोगिता, विश्वसनीयता और भंडारण क्षमता जो है शामिल है, और ये गुण कंप्यूटर को तेज गति से कार्य करने, त्रुटि रहित परिणाम देने और विभिन्न प्रकार के कार्यों में स्वतः संचालित करने योग्य बनाते हैं। आगे अगर देखेंगे जिज्ञासा या IQ,
और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी जैसे मानवीय विशेषताएं कंप्यूटर सिस्टम की जो है ये विशेषताओं में नहीं आती हैं। अगला सवाल अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और ये कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के जो अवयव होते हैं उनसे है। देखिए कह रहा है बायोस का पूर्ण सही रूप क्या है। बायोस या आप जिसको जानते हैं BIOS के नाम से शॉर्टकट में आप BIOS कह देते हैं या बायोस कह देते हैं। इसका जो पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ऐसे हम POST का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, POST मैं लिख देता हूँ, POST का भी अगर नाम पूछा जाए तो ये आप इंडिया पोस्ट वाला नहीं है, ये जो है कंप्यूटर के एवज में है। और इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। मतलब जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले अपने सारे जो है सॉफ्टवेयर प्रणाली को चेक करता है कि कौन सा फंक्शन सही कार्य कर रहा है, कौन सा नहीं करता है। तो इसी को जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बायोस का जो पूर्ण रूप है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कंप्यूटर का मौलिक फर्मवेयर है। ये सिस्टम बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर घटकों जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, ड्राइव आदि की पहचान और जांच करता है। बायोस कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करता है और इसके बाद नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप देता है। देखिए कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। इसका डी विकल्प आपका जो है सही होगा कि नहीं होगा। देखिए चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, तो डेटा क्या होता है, देखिए संख्या को या चिन्ह को या जो है गिवन इन्फॉर्मेशन। अब वो देखिए डेटा जो आप दी गई सूचना मतलब कंप्यूटर को जो आप दी गई सूचना देते हैं, चाहे वो संख्या के रूप में हो, चाहे चिन्ह के रूप में हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेटा ही कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका गिवन इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। दी गई सूचनाओं को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कंप्यूटर में डेटा उस सभी सूचना को कहते हैं जिसे सिस्टम विभिन्न कार्य हेतु ग्रहण कर सकता है और संरचित रख सकता है। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, तो ये टेक्स्ट भी हो सकता है, चित्र भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और किसी भी अन्य रूप में हो सकती है। डेटा का उपयोग कंप्यूटर द्वारा आगे की प्रोसेसिंग, विश्लेषण और निर्णय संबंधी प्रक्रियाओं में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये जो है कंप्यूटर कन्वर्ट्स इनटू इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रोसेसिंग। तो ये किसके द्वारा जो है इसका जो है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, ये डेटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क आपको बनाना पड़ेगा। मैंने कहा था डेटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है और इन्फॉर्मेशन जो होती है ये आपकी जो है समझने योग्य होती है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर डेटा को प्रोसेसिंग के माध्यम से अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। डेटा कच्चा व अव्यवस्थित तथ्य होता है जबकि सूचना सुव्यवस्थित और उपयोगी ज्ञान का रूप है। प्रोसेसिंग का चरण डेटा को समझने योग्य स्वरूप में ढालकर उसे निर्णय योग्य बनाना, और सामान्यतः डेटा को दो रूपों में, एक संख्यात्मक और दूसरा जो है अल्फा न्यूमेरिक में पाया जाता है। देखिए यही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा, जो भी इंग्लिश वाले हमारे बच्चे हैं। देखिए किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, किसे जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो आधुनिक आपने इस जाना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, जो चार्ल्स बेबेज हैं इनको जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में उन्होंने विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल इंजन का जो है विकास किया था और इस इंजन को आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। अब आईसी चिप जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, इसका पूरा नाम भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देना। इंटीग्रेटेड सर्किट होती है ये, आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर पदार्थ है जो विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। देखिए निम्नलिखित भाग में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, तो आप जानते हैं मॉनिटर का हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, सीपीयू भी हार्डवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन है जो आपको वर्क करने में काम करता है, सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। हार्डवेयर में भौतिक घटक होते हैं जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है।
जैसे कि कीबोर्ड है और मॉनिटर हाउस, मदरबोर्ड, ये सभी आपके हार्डवेयर है और प्रिंटर। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें छू नहीं सकते, लेकिन ये हार्डवेयर को निर्देश देकर उनको जो है चलाने का काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसीलिए हार्डवेयर का जो है भाग नहीं है। अगला सवाल देखिए, 12वें नंबर का सवाल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो होता है ये सामान्यतः कौन सा रूप लेता है, ये आपको बताना है। देखिए, तो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है ये आपका कौन सा रूप लेता है, वाक्य और पैराग्राफ, या नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, या ग्राफिक और फिगर, या मानव ध्वनि, या अन्य ध्वनियाँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, इसमें नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, नंबर और, अब देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, अल्फ़ा मतलब न्यूमेरिक नंबर भी आ जाएंगे और अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट के जो है कैरेक्टर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा इस तरह से आप समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, डेटा अपूर्ण तथ्य और आंकड़े होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। डेटा 3 प्रकार के होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और सिम्बॉलिक। सिंबल में ये आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ए से जेड तक आ जाएगा आपका, और न्यूमेरिकल जो है 0 से 9 तक होता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर में जो डेटा होता है इसका भंडारण कौन से रूप में होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी में दो कैरेक्टर आते हैं जिसमें 0 और 1 ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में डेटा जो है ये कलेक्ट होता है। देखिए, बाइनरी कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। बाइनरी संख्या केवल 2 अंकों 0 और 1 से मिलकर बनती है। इस संख्या प्रणाली को 2 आधारी संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर पर जानकारी जाती है, एनालॉग डेटा या डिजिटल डेटा या वाट्स डेटा या मॉडर्न डेटा। तो कंप्यूटर पर जानकारी कैसे जाती है, तो ये जो है डिजिटल माध्यम के जरिए आपकी जाती है। ठीक है, डिजिटल माध्यम के जरिए, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जो है इसको कर ले जाएंगे। अगला सवाल देखिए, प्रोसेस डेटा इज़ नोन एज, मतलब जो प्रोसेस डेटा होता है उसको क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोसेस डेटा होता है इसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन, इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य सभी प्रकार की सामग्री जो है डेटा कहलाती है, और जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वह सूचना या इन्फॉर्मेशन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त होता है वही सूचना है। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक और मूल्यांकन हेतु जो है आवश्यक होती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है। OCR फॉन्ट, जिसे हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं, इसका OCR का पूरा नाम है। तो कहीं कहीं इसका नाम जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मिलता है, लेकिन जो है अधिकतर इसको जो है रिकग्निशन के नाम से ही जाना जाता है। आपका लिखा भी हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, तो रिकग्निशन ही आप अगर पूरा नाम आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप इसको ही सही करिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, तो ये इसमें से एक कौन सा जो है इसका फॉन्ट है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प हो जाएगा OCRA। ठीक है, OCRA अमेरिकी मानकों के आधार पर पूछा जा रहा है, तो OCRA जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, OCRA एक अमेरिकी मानक जो है ANSI पर आधारित जो है OCR फॉन्ट है। इस फॉन्ट को 1968 में कंप्यूटर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के प्रारंभिक दिनों में बनाया गया था। यह एक ऐसा स्पष्ट फॉन्ट है जिसे कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर ही नहीं बल्कि मनुष्य भी आसानी से जो है पहचान सकते हैं। अगला सवाल देखिए, आपकी हमारा सवाल जो है ये हार्डवेयर से होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोल के प्रकार है। माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं, ये आपको बताना है। ARM माइक्रो कंट्रोलर और MRP माइक्रो कंट्रोलर। तो ये कौन सा जो है एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के जो है प्रकार हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा केवल एक, जो है केवल एक का मतलब ARM माइक्रो कंट्रोलर जो है यही आपका एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर है। तो आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कम माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा कम लागत वाला और स्वयं में निहित कंप्यूटर ऑन ए चिप होता है जिसका उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम में प्रयुक्त माइक्रो कंट्रोलरों में ARM माइक्रो कंट्रोलर एक प्रमुख प्रकार है। ARM का अर्थ होता है एडवांस, RISC मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मशीन। यह डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम में
अत्यधिक लोकप्रिय माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर जो है ये माना जाता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो कंट्रोल के संदर्भ में पीआईसी का क्या अर्थ है। ठीक है, पीआईसी का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, डी विकल्प भी थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। ठीक है, देखिए अब पीआईसी का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका है पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। देखिए पीआईसी एक पेरीफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर है जिसे सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे इस प्रकार प्रोग्राम किया जाता है कि यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को निष्पादित कर सके। पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग अनेक आधुनिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अब इसके उदाहरण कहाँ है, स्मार्टफोन, ऑडियो एसेसरीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर का सवाल है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है। बिल्कुल ये भौतिक उपकरण है जिसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का एक समूह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है आपका। तो ये आपका बोथ ए एंड बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो है दो भागों से मिलकर बनता है और बिना हार्डवेयर के और बिना सॉफ्टवेयर के दोनों अगर नहीं है, ये दोनों में से एक भी नहीं है तो कंप्यूटर आपका कंप्लीट का वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के लिए दोनों जरूरी है। हार्डवेयर वे सभी भौतिक उपकरण हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जैसे कि मेमोरी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर मतलब सीपीयू और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इकाइयाँ। अब देखिए प्रोसेसिंग जो है ये प्रोसेसर हार्डवेयर है, लेकिन प्रोसेसिंग जो है ये हार्डवेयर नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम उन प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, उसे कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। हार्डवेयर स्वयं कार्य नहीं कर सकते, इसे चलाने के लिए जो है सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मतलब शरीर है और आत्मा जो है वो हार्डवेयर है, ये आप समझ लीजिए। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरी जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। जिससे हम एसेसरी जुड़ते हैं उसको हम पोर्ट कहते हैं। ठीक है, पोर्ट कहते हैं। यहीं से आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सब जोड़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कई तरह के कंप्यूटर में पोर्ट देखने को मिलते हैं, चाहे वो USB A टाइप का हो, फिर USB C टाइप का हो। आज के टाइप में जो है C ज़्यादा आ रहा है। HDMI पोर्ट आता है ईथरनेट केबल कनेक्ट करने के लिए। VGA पोर्ट आता है और ऑडियो जैक आता है। और एक और आपका है, ये आपका क्या होता है, तो ये भी आपका एक पोर्ट है जिसमें आप कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में बस क्या है। ठीक है, बस क्या है ये आपको बताना है। देखिए कंप्यूटर में बस क्या है ये आपको बताना है। एक डेटा आइटम इंगित करता है, यह जानकारी संचारित करने वाला फिजिकल वायर का सेट है। यह एक जो है एड्रेस है, ऐसा कहा जा रहा है। एड्रेस को जो है एड्रेस आइटम को इंगित करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा फाइल का एक पर्याय बन गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये जानकारी जो है ये संचारित करने वाले फिजिकल वायर का जो है सेट है, बस जिसे हम कहते हैं। आपने टोपोलॉजी पढ़ा होगा, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो ये डेटा को संचारित करने का एक जो है वायर का सेट है। अब जैसे आपने देखा कि बस टोपोलॉजी में कैसे बस की सीटों की तरह जो है कंप्यूटर एक दूसरे, ये मेन केबल रहती है और इसी से जो है सारे कंप्यूटर आपके जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोपोलॉजी नहीं लिखा गया है लेकिन ये चीज़ वही है। देखिए कंप्यूटर में बस वह प्रणाली है जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और यह कई फिजिकल वायर का समूह होता है जिसमें जानकारी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचती है। बस CPU, मेमोरी और अन्य उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है। अब इसको बस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जैसे बस में आपको दोनों तरफ सीटें देखने को मिलती हैं, बीच में आपको स्पेस, तो ये मेन केबल यहाँ से चली जाती है और इसके एंड तक जो है दोनों छोर पर कंप्यूटर लगे होते हैं। चाहे डेटा यहाँ से भेजना हो, यहाँ भेजना हो, आसानी से चला जाता है। तो इसीलिए इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, SMPS। ठीक है, SMPS का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, SMPS का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या स्टार्ट मोड पावर सप्लाई। अब इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए SMPS का पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई और यह कंप्यूटर को आवश्यक वोल्टेज में बिजली सप्लाई करता है। SMPS उच्च या अस्थिर वोल्टेज से कंप्यूटर को होने वाले नुकसान से बचाता है। देखिए USB स्टैंड फॉर, आप सभी लोग जानते हैं USB का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस है इसका नाम। तो यूनिवर्सल सीरियल बस आपका C विकल्प में दिया गया है, तो ये आपको C विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए USB का पूरा नाम जो है यूनिवर्सल सीरियल बस
बस होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में बाहरी उपकरण जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। यूएसबी तेजी से डेटा ट्रांसफर करता है और प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये आपको बताना है। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो ये आपका बैटरी है, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है तो आपका सिस्टम जो है बंद हो जाता है। लेकिन जब आपके सिस्टम में यूपीएस लगा होता है या आप यूपीएस से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो यूपीएस जो है ये कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए जो है स्टेबल करता है, ताकि आप डेटा को सेव कर सकें। देखिए, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैटरी होती है। बैटरी ही यूपीएस को बिजली कटने पर ऊर्जा प्रदान करती है। यूपीएस की पूरी कार्यप्रणाली जो है बैटरी पर ही निर्भर करती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, कह रहा है हार्ड डिस्क और बेमिन बडी, सीपीयू और मदरबोर्ड। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा, अगर हम हार्ड डिस्क को देखेंगे तो हार्ड डिस्क जो है ये संबंधित नहीं है इनसे, ठीक है। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब कैसे संबंधित नहीं है, तो ये हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए, हार्ड डिस्क, सीपीयू और मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर के भाग हैं, और हार्ड डिस्क डेटा को स्टोर करती है। सीपीयू कंप्यूटर का जो है मुख्य भाग होता है। मदरबोर्ड वह सर्किट है जिसमें सभी हार्डवेयर जुड़े होते हैं, और बोमन बट्टी कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित नहीं है, इसलिए यह दिए गए समूह से नहीं जुड़ती है। तो इसमें जो है थोड़ा सा क्या दिया गया है, थोड़ा सा जो है गलत कर दिया गया है। इसमें ऑप्शन आपका जो है बी होना चाहिए था, यहाँ पर ए लिखा गया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, बी इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और जो बेमिन बड्डी है या कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित नहीं है, तो यही आपका जो है अलग हो जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और जो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए, इनपुट डिवाइस कौन है इनमें से, तो ये आपको बताना है। इनपुट डिवाइस आपका जो है टच स्क्रीन भी हो सकती है, जैसे आप अभी फ़ोन चला रहे हैं तो आप इनपुट कैसे देते हैं, टच करके, तो ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है क्यू से मिलान हो जाएगा। और स्टोरेज आउटपुट डिवाइस आपका जो है प्रिंटर हो जाएगी, तो सबसे लास्ट में जो है आर आ जाएगा आपका। और इसके बाद आप देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। स्टोरेज में आपका क्या हो जाएगा, तो स्टोरेज डिवाइस आपकी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपका प्राथमिक मेमोरी, जिसमें आपका फ्लैश ड्राइव भी आती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बी को हम यस से मिला देंगे तो ये यस हो जाएगा। और रोम, अच्छा, प्रोसेसिंग को मैंने इससे मिला दिया। देखिए, एक मिनट रुकिए। प्रोसेसिंग जो डिवाइस होने वाली है ये किससे आपकी जाके मिलेगी, तो ये आपकी जो है, एक मिनट, ये जो है आपकी किससे मिलेगी, तो ये आपकी जो है रोम से मिलेगी। प्रोसेसिंग जो होता है वो रोम में होता है, और स्टोरेज डिवाइस जो है ये आपकी फ्लैश मेमोरी हो जाएगी। तो ये आपका क्यू, और क्यू के बाद जो है आपका पी आ जाएगा, क्यू के बाद पी आएगा, और उसके बाद आपका जो है यस आएगा, और फिर आर आएगा, ठीक है। क्यू पी एस आर, देखिए क्यू पी एस आर आपका कौन से विकल्प में है, तो ये आपका बी विकल्प में, देखिए क्यू पी एस आर दिख रहा है, क्यू पी एस आर, तो ये इस तरह से जो है इसका मिलान हो जाएगा। देखिए, टच स्क्रीन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इनपुट डिवाइस जो है ये टच स्क्रीन भी है, क्योंकि अब सभी जो है टच स्क्रीन आने लगे हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस रोम है, स्टोरेज डिवाइस आपका प्राथमिक मेमोरी या फ्लैश मेमोरी, और आउटपुट डिवाइस जो है ये आपका प्रिंटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कह रहा है, इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। अब हार्डवेयर क्या है, देखिए जो एक्सेल है ये भी आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर भी हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है ये भी आपका हार्डवेयर है, और पावर पॉइंट भी आपका हार्डवेयर है। लेकिन कंट्रोल यूनिट जो है ये आपकी क्या है, ये आपका जो है, अच्छा ये क्या पूछा है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं, तो ये आपका सॉफ्टवेयर है एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल यूनिट आपका जो है ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है। तो ई विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और सेशन का ये है लास्ट सवाल है दोस्तों। और अभी मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा जो है इसका सेशन छोटा रखेंगे, पहली क्लास है, और इसके बाद जो है हम अगले सेशन बड़े रखेंगे जब आपका भरपूर सपोर्ट इस सेशन को मिलेगा। देखिए, आखिरी सवाल क्या कह रहा है कि सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कह रहा है इसकी कार्य क्षमता जो है ये सीमित होती है, और यह दूरस्थ नियंत्रित होता है। तो बिल्कुल सही है, यह रिमोट से कंट्रोल हो सकता है, और इसकी कार्य क्षमता जो है ये लिमिटेड होती है। तो यह आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है ये सही हो जाएगा।
देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क की कार्य क्षमता जो है सीमित होती है, यानी यह कंप्यूटर की तरह अनेक काम नहीं कर सकता, बल्कि केवल कुछ विशेष कार्य ही कम कर सकता है। कियोस्क को दूरस्थ रूप से नियंत्रित और प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे जो है प्रशासक बिना साइट पर गए हुए ये दूर से ही इसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस सेशन को मैं जारी रखूँ या बंद कर दूँ, इसमें आपको जीएस भी आपको देखने को मिलने वाला है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने वाले हैं, रीजनिंग भी देखने वाले हैं। सभी सेशन सभी पार्ट जो है हम इसमें कवर करेंगे। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।